बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम FSC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये एक आसानी हो। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल से। और सबसे पहला प्रैक्टिकल है टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उसके अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ ले also determine the resistivity, या उस रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं उसको लिखता हूँ एक्सपेरिमेंट। हमारा आज का इसको डिस्कस करेंगे टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज। ये ऑपरेटर्स का नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। आल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर। सबसे पहले का जो ऑपरेटर्स इसमें यूज होता है, सबसे पहली चीज है स्लाइड वायर ब्रिज। इसके अलावा सेल कनेक्टिंग वायर्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, स्क्रू गेज, गैल्वानोमीटर्स, जो कि ये ऑपरेटर्स जो है इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होगा। और इसके बाद अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे, हम इसकी सर्किट डायग्राम। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है सर्किट डायग्राम। क्योंकि एग्जामिनर जो ही आपको क्वेश्चन पेपर देता है तो सबसे पहले उसका ऐलान ये होता है कि विद इन 5 मिनट्स सर्किट डायग्राम बना के दिखाएं, मुझे चेक कराएं। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर्किट डायग्राम में ये एक वुडन बोर्ड है जिसको हम उर्फ़-ए-आम में कन्वर्ट करते हैं, रिस्ट्रक्ट करते हैं। ये कॉपर स्ट्रिप है, ये भी एक कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है। और इसके अंदर यहाँ नट बोल्ट, यहाँ भी, सेंटर पे भी, यहाँ भी, और यहाँ एक तार है। ये लकड़ी के बोर्ड के ऊपर ये स्ट्रिप्स, कॉपर की स्ट्रिप्स, और ये तार ये फिक्स्ड हैं, लगी हुई है। और ये एक गैप है, एक ये गैप है, और इन्हीं गैप्स के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को जो है वो लगाना है। तो सबसे पहला कनेक्शन जो है वो हमने वो तार कनेक्ट करनी है किसी एक गैप के अंदर। ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है जिसमें भी लगा दें। तो लेट यहाँ वो तार लगा रहे हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एक्स मीन अननोन। और उसके मुकाबले में यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स, आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स। और रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाने का तरीका क्या है कि ये एक तार होती है, उसका एक एंड इधर, दूसरा एंड यहाँ पे। एक ये तार का पीस लेंगे जिसका एक एंड रेजिस्टेंस बॉक्स के इधर और दूसरा इधर। इसके बाद हमने सेल या बैटरी जो लगानी है वो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो है वो लगानी है। ये कनेक्टिंग वायर है, और इसमें एक तो हो गई बैटरी। बैटरी को मैं, वैसे तो ये 2 सेल रिप्रेजेंट करें लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये बैटरी है, सेल है। और इधर एक की कैपिटल सिंबल है। की का मतलब होता है स्विच। और ये जब तक हम कनेक्शंस कर रहे होते हैं तो इसको ओपन रखना होता है ताकि करंट फ्लो न करे। आखिरी चीज़ रह गई और वो है गैल्वानोमीटर्स। गैल्वानोमीटर्स को, ये गैल्वानोमीटर और इसके ये 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, उसका एक तार लेकर उसका यहाँ से, और इसकी जो दूसरी तार है यहाँ, इसको जे भी कहते हैं, जो कि यहाँ लगा के इसको इसी तार के ऊपर, चूँकि इसको स्लाइड करना होता है जो की को, तो इस वजह से इस ऑपरेटर्स को स्लाइड वायर ब्रिज का नाम दिया जाता है। और मैं इसमें कुछ पॉइंट और लेबल कर दूँ तो वो है, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट। एक चौथा भी आएगा जिसको हम डी पॉइंट का नाम देंगे, जिसको बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं। ये हो गया सर्किट डायग्राम। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन्स तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये ग्रीन जो है ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये तो पूरी तार ही है जिसकी रेजिस्टेंस को मेजर करना है। ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है। तो कनेक्टिंग वायर्स का मतलब होता है ऐसी तार जिसकी रेजिस्टेंस 0 सपोज की जाती है, और उसको हम प्रैक्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल
करते हैं। रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, स्मॉल। अब हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, हाउ इट वर्क्स, और प्रैक्टिकल्स की परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। अब हमारा सिलसिला जो है सर्किट डायग्राम लगाने के बाद अब जो है वो काम शुरू होगा। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहला काम है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, कोई एक नंबर जो है वो आपने यहाँ से, वो हमारे पास चूँकि जो रेजिस्टेंस बॉक्स हैं सब्स्टिट्यूशन बॉक्स हैं, मेन उसके अंदर ये एक नॉब लगी होती है, उसको निकाल दें तो वो रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर नंबर लिखा होता है कि जी 1 ओम की होगी, 2 की होगी, 4 की होगी, 5 की होगी। कुछ कॉलेजेस के अंदर डिकेड रजिस्टर है तो उसमें वो बाकायदा नॉब है जिसको हम घुमाते हैं और बाहर लिखा होता है कि ये घुमा के आपने 1 पे ले, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 10, 20, 30, 1 के, 2 के, 5 के, इस तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर मुख्तलिफ अपरेटस होता है। तो बहरहाल आपके अपने अपरेटस के मुताबिक ही आपने देखना है कि मैंने जो रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कौन सा है। इसके बाद अब हमने इसकी को जो है वो इंसर्ट कर देना है यहाँ पे, कि जब लग गई ये स्विच ऑन हो गया आपका सर्किट। सेल या बैटरी का पॉजिटिव ए पे जा रहा है और नेगेटिव सी पे जा रहा है। इसमें ए हायर पोटेंशियल्स के ऊपर है और सी लोअर पोटेंशियल्स के ऊपर है, बल्कि आप कह सकते हैं सी 0 पे है। अगर एक सेल है तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 1.5। अगर 2 सेल मिले हैं तो इस ए एंड का पोटेंशियल कितना होगा, 3 वोल्ट्स। एक तरफ हायर पोटेंशियल है, एक तरफ लोअर पोटेंशियल है, और इसके आगे ये 2 रेजिस्टर्स हैं। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में आगे 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये रेजिस्टर्स बेसिकली क्या बना रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। ये अप्लाइड वोल्टेज 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, कुछ वोल्टेज यहाँ पे आ जाती है और कुछ वोल्टेज यहाँ पे आ जाती है। यकीनन इस रेजिस्टर्स का ये चूँकि कनेक्टेड है, ए का पोटेंशियल अगर 3 है तो इसमें इस एंड का पोटेंशियल भी 3 ही होगा, और इसी तरह सी का पोटेंशियल 0 है तो इस अननोन रेजिस्टेंस का ये जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल भी 0 होगा, तो ये जो पोटेंशियल होगा वो हायर पे होगा। इसी तरह ये एंड अगर हायर पे है जो ए का पोटेंशियल है तो ये उसकी निस्बत ज़रा कम पे होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रू आउट ए की पोटेंशियल होगा, लेकिन वो अगर मैं सपोज करूँगा ये 3 है तो ये 3 से कम होगा, जो भी होगा ये 3, लेकिन इस एंड का पोटेंशियल तो 0 है तो यकीनन ये हायर होगा, चाहे 1 है, चाहे 2 है, या 2.1 है, जो भी है, तो ये हायर पे होगा। अब इसको चेक करना है हमने, कैसे चेक करते, स्विच ऑन करने के बाद ये जो जोकी है तो गल्वानोमीटर्स को हाथ में पकड़ लेते हैं लेफ्ट में, और जोकी को इस तरह अपने राइट हैंड में पकड़ लेते हैं। जो कि अगर ना भी हो तो खाली जो तार है उसका जो ओपन एंड है ये वाला, उसको पकड़ लेते हैं हाथ में, और सबसे पहले उसको ए पे लगाते हैं, टच करते हैं ऐसे करके। ये टच कर दिया ऐसे कर, जो ही टच करेंगे ये गल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा। क्या वजह बन रही है, ये क्यों इसने डिफ्लेक्शन दी है, चूंकि गल्वानोमीटर का एक टर्मिनल ए पे है, दूसरा बी पे है, ए हायर पे है, बी लोअर पोटेंशियल्स के ऊपर है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, और उसी को रिस्पांस करते हुए गल्वानोमीटर्स में से करंट पास करती है और गल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देता है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसको यहाँ से उठा के सी पे लगाते हैं, तो सी पे लगाते हैं तो गल्वानोमीटर उलट डिफ्लेक्शन देता है, और उसकी वजह क्या है आपको पहले बता चुका हूँ कि सी का पोटेंशियल लोअर है, 0 है, तो बी का पोटेंशियल 0 से तो ज़्यादा ही है ना, इसका मतलब बी हायर पे है, सी लोअर पे है, और उन 2 के दरमियान में गल्वानोमीटर आ गया। तो करंट का फ्लो हमेशा चूंकि हायर से लोअर की तरफ होता है, पहले ए से बी की तरफ जा रहा था, अब बी से निकल के सी की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब गल्वानोमीटर में से करंट का फ्लो उलट हो गया, लिहाजा गल्वानोमीटर्स की डिफ्लेक्शन भी उलट हो गई। अगर पहले क्लॉकवाइज है तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, और ये चेक है कि आपका सर्किट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बस ये मेन चीज़ है, चेक हो गया सर्किट ठीक काम कर रहा है, तो अब आपने क्या करना है, स्टार्ट अप रीडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपने जोकी को ए से आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करते जाएं, चाहे इस तरह स्टेप अप डाउन करते जाएं, और ऑब्जर्व क्या करना है, ए पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी, जो हम राइट पे जा रहे हैं इस तार के ऊपर टच करते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आ जाएगा जिस पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। ये हो गया नल पॉइंट, जैसे डी मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये इसका
नल पॉइंट आ गया, ये वो पॉइंट है जिस पे डिफ्लेक्शन जीरो हो गई गैल्वानोमीटर्स की। तो जीरो डिफ्लेक्शन की वजह क्या बनती है? सिंस नो करंट इज देयर, इसको नो पोटेंशियल इज देयर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या हो गया? पोटेंशियल बराबर और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो असल चीज पोटेंशियल डिफरेंस होती है जिसको वोल्टेज भी कहते हैं। तो करंट, अब गैल्वानोमीटर बता रहा है कि नो करंट इज देयर, सो दिस इज द फर्स्ट रीडिंग। जो ही गैल्वानोमीटर्स की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई, और उसको होना भी चाहिए, जो पुराने टीचर्स प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर हमें बताते हैं कि 30 और 70 के दरमियान में नल पॉइंट आना चाहिए। तो जब नल पॉइंट आपके पास आ गया तो इस बात को नोट करो कि वो 30 और 70 के दरमियान में है, तो ये अच्छी रीडिंग होगी। तब आपने नोट करना है ये लेंथ L1 यहाँ से लेकर A से लेकर D तक ये लेंथ है, लेंथ L1, और इधर ये जो लेंथ है इसको लेंथ L2 कहा जाएगा, और लेंथ L2 बराबर है 100 माइनस L1। ये जो पूरी लेंथ होती है A से C तक, इसके साथ मीटर आर लगा होता है यार, वो मैं पहले नहीं बता सका, मीटर आर लगा होता है, तो इसलिए इसको नोट करना। नल पॉइंट को, पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट उसी मीटर आर्ट से ही पढ़ी जाती है। तो इससे ये जीरो है, यहाँ तक L1 हो गया, और बाकी जितना बच गया 100 माइनस L1, तो दैट इज L2। ये आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हुआ, और अब इसको नोट करना है, इसकी टेबल बनानी है। तो हमारे पास जो टेबल बनेगी के लिए सबसे पहले सीरियल नंबर, रेजिस्टेंस और पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, लेंथ L1, लेंथ L2 और अननोन रेजिस्टेंस, और इसका फार्मूला है x इज इक्वल टू हमारे पास r इंटू L2 बाई L1, r बाई x L1 बाई L2 अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज। जो प्रिंसिपल है इस प्रैक्टिकल का, जो प्रिंसिपल है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो क्या कहता है R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 व्हेनेवर द ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन R1 बाई R2 R3 बाई R4, और अब हमारे पास में R बाई एक्स इज इक्वल टू L1 बाई L2, देन x इज इक्वल टू R इंटू L2 बाई L1। ये लास्ट पे मैंने लिख दिया इसको, R इंटू L2 बाई L1। हाँ, एक चॉइस आपके पास है कि अगर आप इस तार को इधर लगा दें, रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर लगा दें, तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर x बाई R होगा L1 बाई L2, देन x इज इक्वल टू R इंटू L1 बाई L2, L2 बाई L1 नहीं होगा। तो इसलिए रट्टा नहीं लगाना, आपने कोशिश करनी है कि बेसिक प्रिंसिपल्स को ज़हन में रखते हुए, जैसे मैंने आपको लिख दिया R बाई एक्स L1 बाई L2, अगर x इधर हो R इधर हो तो फिर x बाई R L1 बाई L2 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। लिहाजा कंफ्यूज नहीं होना कि अपरेटस में और लगाएं और फार्मूला आपने को और रट्टा लगाया हुआ हो, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच होगी। सपोज रीडिंग लिख रहा हूँ, सपोज रीडिंग के फर्स्ट रीडिंग रेजिस्टेंस मैंने ली है 2 ओम, नल पॉइंट आ गया 45, ये सेंटीमीटर है, और यही पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट। देन व्हाट अबाउट द L1, यही 45 ही लेंथ होगी L1, तो L2 कितना होगा फिर 100 माइनस 45 दैट इज 55, देन x इज इक्वल टू ये हो गया 2 इंटू L2 बाई L1। ये मैंने सपोज रीडिंग लिखी है, ये कहीं ऐसा नहीं समझना कि बस यही लिख दें हम, ऐसा नहीं है, ये सपोज रीडिंग है। अब एक रीडिंग के बाद नेक्स्ट क्या करना है, आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस को चेंज कर दें। लेट अस सपोज आप उसको 3 कर देंगे, आपका जो नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। नल पॉइंट चेंज होगा तो L1 और L2 भी चेंज हो जाएगी, लेकिन रेशो रिमेन कांस्टेंट, रेशो वही रहेगी, जो भी उसकी रेजिस्टेंस है 100% वही जवाब होगा। तो इस तरह आपने 3 रीडिंग जो है वो लेनी है। ये मैं सपोज करके लिख रहा हूँ, 3 पे ले लें, फिर 4 पे ले लें, तो आपके पास ये 3 रीडिंग्स का फिर आपने निकालना है मीन निकालें, मीन वैल्यू 3 रीडिंग्स का सम करके 3 पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास मीन वैल्यू आ गई। ये रेजिस्टेंस आ गई। बोर्ड की कॉपी में आम तौर पे यही है कि रेजिस्टेंस की हद तक, लेकिन अगर पेपर सेटर कोई पुराना एग्जामिनर है तो वो अगला स्टेप भी ज़रूर आपसे करवा लेगा कि रेजिस्टिविटी निकालें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो उसके लिए रेजिस्टिविटी, दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चीज़ है?
resistance offered by 1 meter cube of the substance, resistance offered by 1 meter cube, तो 1 meters cube का मतलब है लेंथ भी 1 हो मीटर, ब्रेथ भी 1 हो, थिकनेस भी या हाइट भी 1 हो, तो ये होगा 1 meters cube। या हम कहते हैं तार की सूरत में अगर हम क्या कहते हैं कि ऐसी तार जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी उसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो हम इस बात का हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली है और एरिया के इन्वर्सली, और इसको हम सॉल्व करते हैं, देन दिस इज L/A, जे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है इसी को, तो ये बराबर हो जाएगा R इंटू A/L। तो हमें क्या चाहिए, R इज पाई R स्क्वायर इंटू द लेंथ, और ये R मीन X, वो जो अननोन रेजिस्टेंस है तार की वही आपने यहाँ लगानी है, पाई R स्क्वायर बाई लेंथ, ये फार्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो आपको क्या क्या चाहिए, आप देख रहे हो, अब इसमें X तो आपने पहले मेजर कर लिया उस तार की रेजिस्टेंस, बाकी क्या करना है, लेंथ मेजर करनी है तार की जो इस्तेमाल की है प्रैक्टिकल में, और उसका रेडियस चाहिए। तो लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ चाहिए, इसका मतलब है इस तार का जो हिस्सा आप लपेटेंगे स्क्रू के राउंड अबाउट वो शामिल नहीं होना चाहिए लेंथ में, निशानी लगा दें ऐसे करके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लेंथ, तो हम अप्रॉक्सीमेटली आपको जो तार देंगे आपने वही लगानी है, तो 1 मीटर से कम होती है, और तभी तो उसकी रेजिस्टेंस ये 1 2 3 4 ओम के उसमें होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये एक प्रिकॉशनरी बात बता रहा हूँ कि तार का वो हिस्सा जो स्क्रू के राउंड अबाउट आप लपेट लेते हैं वो लेंथ में शामिल नहीं होगा, तो इसलिए ये निशान लगाया, खोल दें आप और ज़रा इसको सीधा कर दें और मीटर रॉड के साथ रख के उसकी लेंथ मेजर कर लें। नंबर 1, ये बड़ी आसान है, असल मसला है रेडियस निकालने का। अब रेडियस स्क्रू गेज के साथ, अब ये वो अपरेटस है जो मैट्रिक के अंदर आपको इस्तेमाल आपको क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ द स्क्रू गेज, इसको माइक्रोमीटर्स भी कहते हैं। तो बहरहाल अब स्क्रू गेज का इस्तेमाल जो है वो एक अलग प्रैक्टिकल है, वो आपको किसी वक्त समझाएंगे। तो उसको इस्तेमाल करके आप मेजर करेंगे डाया, उसका हाफ रेडियस हो जाएगा, तो 1 2 3 रीडिंग्स देख के उसका फिर मीन निकाल लेते हैं, तो डायमीटर आ जाता है, उसका हाफ रेडियस हो जाएगा। तो आपने ये लेंथ, ये रेडियस और ये अननोन रेजिस्टेंस, इसको पुट करके आपने रेजिस्टिविटी भी निकाली, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी, ओम मीटर, ये मीटर स्क्वायर है डिवाइड बाई मीटर, तो एक कैंसिल हो जाता है, रेजिस्टेंस की ओम है और आगे मीटर जो है ओम मीटर, इसकी यूनिट्स है रेजिस्टिविटी की। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, एक दफ़ा फिर सुने इसको, मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ। जो मेन चीज़ है, अभी तक सर्किट डायग्राम आपके सामने है, ये मेन लकड़ी का ब्लॉक जिसके ऊपर ये सारा अपरेटस जो है उसमें क्या लगो, ये कापर की स्ट्रिप है, ये कापर की स्ट्रिप है, ये भी कापर की स्ट्रिप है, और ये इन 2 एंड्स के दरमियान में तार, ये लगाया काम है, आपने कुछ इसमें नहीं करना। इसके बाद आपने ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये तार, गैल्वानोमीटर, बैटरीज ये लगानी है। कनेक्टिंग वायर्स आपको गिवन होंगी। एक प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूर करें यार, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट सेकेंड ईयर के अंदर सारे इलेक्ट्रिसिटी के हैं, तो उसमें एक प्रिकॉशन जो है वो क्या है कि तार जो कनेक्टिंग वायर है उसके एंड्स सैंड पेपर से साफ़ करें, ये मस्ट है, ज़रूर साफ़ करें, चूँकि उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्बन ऑक्साइड्स टाइप कोई चीज़ जो है ना आ जाती है और उससे उसकी रेजिस्टेंस डिस्टर्ब होती है, तो शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। आखिर में आपको ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल्स के अंदर जो मेन प्रिकॉशनरी बात है कि जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनके एंड साफ़ करें, सैंड पेपर के साथ साफ़ करें, ये आप अपनी आदत बना लें, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो कनेक्शंस आप करेंगे टाइट होने चाहिए, शुड बी टाइट, लूज नहीं होनी चाहिए कोई तार। और जो तार आप यहाँ लूप ऐसे बनाते हैं तो शुड बी क्लॉकवाइज, ये मेरे हाथ का इशारा देखें, तार का जो लूप बना के आप फिर उसको ऊपर से टाइट करते हैं, तो तार का जो लूप होना चाहिए वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, उलट नहीं। अगर आप उलट लूप बना के फिर आप उसके ऊपर जब दूसरा नट घुमाएंगे तो नट तो घूमेगा क्लॉकवाइज टाइट होने के लिए, लिहाजा वो उसको खोल के रख देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लिहाजा ये हमेशा उसका लूप क्लॉकवाइज बनाना है, चाहे उसको 1 टर्न दें 2 दें, इससे कोई फ़र्क नहीं है, बस ज़्यादा नहीं देने, इतना सा। तो कनेक्शन मस्ट बी टाइट, और तारों के जो कनेक्टिंग वायर्स के जो एंड्स हैं शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन बाय मीन्स ऑफ द सैंड पेपर्स। तो ये सबसे पहले जो बना हुआ है मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये कनेक्टिंग वायर है,
जिसका एक एंड इधर है, दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, दूसरी तार है, इसका एक एंड इधर लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। ये इस गैप के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया और इस गैप के अंदर ये तार वो इटसेल्फ तार है जिसकी रेजिस्टेंस हमने मेजर करनी है और उसका एक एंड इधर है, दूसरा एंड इधर है। इसके बाद ये एक तार लिया है, तो बैटरी को हम कनेक्ट कर रहे हैं ए के साथ। ये तार आ रही है बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरा एंड नेगेटिव जो है उससे एक तार जा रही है आगे की है और की से आगे फिर तार जा रही है, ये सी तक जा रही है। ये ग्रीन कलर्स जहां भी आप देख रहे हैं ये कनेक्टिंग वायर्स है। तो ये बैटरी कनेक्ट हो गई और जिसमें शुरू में इसकी जो की है ये ओपन रखनी है और ये गैल्वानोमीटर्स आपके सामने है। गैल्वानोमीटर्स का एक एंड बी के ऊपर और गैल्वानोमीटर्स का दूसरा एंड ज़रा लंबी तार लेनी है, चूँकि उसमें स्लाइड करना होता है तो वो लंबी तार भी होनी चाहिए। और एंड के ऊपर जो कि नाम की चीज़ अगर कॉलेज से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो तार का जो ओपन एंड होगा वही जोकी का काम करेगा। मीन कनेक्ट ही करना है ना उसको, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये कनेक्शंस करने के बाद अब आप फिर जो है इस की को वापस लगा दें, जिसको मैं इशारा देता हूं कि ये हमने इसको ऑन कर दिया। स्विच ऑन है, ये बेसिकली स्विच है। जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है, ये निकाल दी जाए ऐसे करके, ये निकाल दें तो ये ओपन हो गया, लगा दें तो ये ऑन हो गया सर्किट। तो जो ही इसको ऑन करेंगे, हाँ इसमें इससे पहले ये रेजिस्टेंस बॉक्स की 1 2 3 4 ओम भी निकालनी है, वो भी दैट मस्ट बी इन कनेक्शन, चूंकि इसके मुकाबले में ये रेजिस्टेंस का होना मस्ट है। तो अब आपने क्या करना है, स्विच ऑन हो गया तो ये जो जोकी है इसको यहाँ से उठा के इसका ओपन एंड यहाँ लगाएं, जैसे मैं इस मार्कर को लगा रहा हूँ ए पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट। अगर आपका कनेक्शन ठीक है तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज। और फिर जहाँ से उठा के सी पे लगाएं तो डिफ्लेक्शन मस्ट बी अपोजिट। अगर पहले क्लॉकवाइज है तो अब एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। रीज़न पहले बता चुका हूँ कि करंट का फ्लो जो है गैल्वानोमीटर्स में उलट हो जाता है। जब ए पे लगाएं तो ए हायर है, बी की तरफ जा रही है करंट, और जब इसी जोकी के इस एंड को सी पे लगाते हैं तो बी हायर पे, सी चूंकि लोअर पे, तो करंट का फ्लो बी से सी की तरफ आ रहा है, उलट हो गया करंट का फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर, लिहाजा गैल्वानोमीटर्स की डिफ्लेक्शन उलट हो जाती है। ये चेक हो गया कि हमारा कनेक्शन ठीक। अब क्या करना है, अब आपने इस जोकी को, इस तार के इस ओपन एंड्स को यहाँ रख के स्लाइड करते जाएं। जो ही यहाँ रखेंगे तो गैल्वानोमीटर्स की डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी जो भी होगी, और इसको स्लाइड करते जाएं तो डिफ्लेक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। कम होते 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 किसी न किसी पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी। और वो पॉइंट होना कहाँ चाहिए, 30 और 70 के इन बिटवीन। यहाँ मैंने कहा था मीटर रॉड लगा होता है ना, तो 30 70 क्लियर है कि कहाँ 30 आ रहा है कहाँ 70 आ रहा है, तो उसके इन बिटवीन होना चाहिए, तब आपकी रीडिंग सही मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो जहां नल पॉइंट आ गया, नल पॉइंट का मतलब क्या है, गैल्वानोमीटर्स की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई। गैल्वानोमीटर्स की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई, इसका मतलब नल पॉइंट आ गया। उसको नोट करें, जैसे ये रीडिंग मैंने लिखी है कि 2 ओम के वर्सेस 45 पे नल पॉइंट आ गया। तो जब 45 पे नल पॉइंट आ गया तो लेंथ L1 यही है, यही लेंथ L1 है, 45 ही है, तो लेंथ L2 100 माइनस 45 दैट इज 55, और आगे ये फार्मूला लिखा हुआ है। आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, यू गेट द आंसर्स। अब आपने नेक्स्ट रीडिंग के लिए क्या करना है, इसकी वैल्यू चेंज करें, चाहे ज्यादा करें चाहे कम करें, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने लिख दिया 2 के बाद हमने 3 कर दी, आपका नल पॉइंट चेंज हो जाएगा, यकीनन चेंज हो जाएगा, डेफिनेट बात है कि चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज हो गया तो लेंथ L1 और L2 भी डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन उनकी जो रेशो है, रेशो रिमेन कांस्टेंट। आपने उसकी रीडिंग लेनी है और उसको इसी तरह अगली रीडिंग 3 चूंकि एटलीस्ट चाहिए होती हैं, तो एक स्टेप और चेंज कर दें, इसको 4 कर दें, और नल पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये लेंथ L1 L2 भी चेंज हो गया, और इस वैल्यूज फार्मूले के अंदर पुट करें, यू गेट 3 रीडिंग्स के बाद इसका मीन निकालें। ये आ गया, अननोन रेजिस्टेंस आ गई, और इसके बाद जो है फिर हमने क्या करना है, रेजिस्टिविटी अगर पेपर के अंदर है तो तब निकालना है। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर्स क्यूब ऑफ द सब्सटेंस। ये फार्मूला आपको लिख के दिया है कि ये बेसिकली इसका फार्मूला है एफएससी सेकंड चैप्टर्स का। तो रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है R × A / L, और A क्या होता है, पाई R², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर्स। चूंकि सर्कुलर है तो है, इस वजह से इसका फार्मूला है पाई R²। तो हमें अगर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए मजीद, एक तो अननोन रेजिस्टेंस हमने निकाल ली, अब एक लेंथ चाहिए और एक उसका तार की थिकनेस का हाफ मीन रेडियस चाहिए। तो ये जो तार है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके ये निशान लगा दें कि ये जो हिस्सा इसका लपेटते हैं आप इस नॉब के राउंड अबाउट,
वो इसमें शामिल नहीं होगा लेंथ में। तो यहाँ से लेकर ये निशान हमने लगा दिया। अब इस तार को खोल के ज़रा खींच लें ताकि इसके जो अगर कोई रिंकल्स वगैरह हैं इसमें तो वो क्लियर हो जाए, प्लेन हो जाए, साफ़ हो जाए, सीधी हो जाए, और मीटर आर्ट के ऊपर रख के इसकी लेंथ मेजर कर लें। बड़ा आसान। लेकिन अगला स्टेप ज़रा थोड़ा सा मुश्किल, चूँकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में थोड़े इंटरेस्टेड नहीं होते, तो आपके पास माइक्रोमीटर होगा, दूसरा नाम स्क्रू गेज है। उसकी मदद से आप इस तार का वो हिस्सा यूज़ करना है जो बिल्कुल प्लेन हो। जहाँ कहीं रिंकल्स हों तो वो स्क्रू गेज के अंदर नहीं इस्तेमाल करना, प्लेन जगह का प्रेफर करना है। वहाँ से उसको रख के उसको इस्तेमाल करके आपने उसका डाया निकालना है। डाया का हाफ रेडियस होगा, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे और इस तरह ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उस तार की रेजिस्टिविटी, वो जो भी तार है जिस मटेरियल की भी है, और रेजिस्टिविटी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। कापर की और होगी, सिल्वर की और होगी, आयरन की और होगी, गोल्ड की और होगी। लिहाजा जो भी वैल्यू आ गई आप उसको जो है वो कंसिडर कर लेंगे एज अ रेजिस्टिविटी ऑफ दैट गिवन वायर। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल एंड हुआ। चाहते हैं कि आपके सामने फिजिकल डिस्प्ले किया जाए ये प्रैक्टिकल, और अब आप इसमें सबसे पहले देखें ये चीज़ जो है इसी को कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, जिसके लकड़ी का बोर्ड है और उसके ऊपर ये कापर की स्ट्रिप है, ये कापर की स्ट्रिप है और ये कापर की स्ट्रिप्स, और इसके अंदर ये नॉब्स जो रेड पॉइंट से मार्क थे, ये नॉब्स आपके सामने हैं। ये और इस तरह ये, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये गैप आप देख रहे हैं, दूसरा ये गैप देख रहे हैं बस। और ये तार जिसके ऊपर हमने जोकी को स्लाइड करना होता है, और जोकी ना हो तो खाली तार का जो ओपन एंड होगा उसको स्लाइड किया जाएगा। तो ये है स्लाइड वायर ब्रिज। और इसके बाद ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसे सब्स्टिट्यूशन बॉक्स कहते हैं। ये इसकी नॉब निकल सकती है, इसको नॉब को लगा दें तो रेजिस्टेंस 0, निकाल देंगे तो ये 1 ओम की रेजिस्टेंस खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी, जो अंदर लगी होती है, बाहर से नज़र नहीं आती। इस तरह अगर हम इसको वापस लगा दें और इसको लगा दें, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब 2 ओम, ये नॉब बाहर आ गई तो 2 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये एक्टिव हो जाएगी, इसके अंदर लगी हुई रेजिस्टेंस। और इस तरह माशाल्लाह ये 10,000, 5,000, 2,000 मतलब बड़े बड़े रेजिस्टर्स भी हैं, और इसी वजह से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है कि इसमें बहुत बड़ी रेजिस्टेंस भी मौजूद है और इसमें बहुत छोटी रेजिस्टेंस 1 ओम भी मौजूद है। और जब सारी इंसर्टेड हों तो फिर इसकी रेजिस्टेंस 0 होती है। तो इसको तार की मदद से हमने यहाँ लगाना है। ये 2 तारें हम लेते हैं, आपके सामने कनेक्ट करने का तरीका कि इस तार का एक एंड यहाँ पे लगेगा और दूसरा जो एंड है उसको यहाँ लगा देंगे। ये हो गया। इसी तरह एक और पीस ले रहे हैं, इसका एक एंड इधर और दूसरा एंड जो है इस नॉब के साथ। जो तार जिसकी रेजिस्टेंस हमने मेजर करनी है उसमें ये उसका एक एंड मैं इधर लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये तार का हिस्सा जो है दैट इज़ द रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस को मेजर करना है। उसके बाद क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर्स, इसका एक एंड इधर और इसका दूसरा एंड जो है ये इधर हमने लगा दी। इसके साथ एक तार और जो कि ये हो गया, और इस तार का ये जो दूसरा एंड है ये एज इट इज़ ओपन रहेगा। और यही यहाँ जो कि लगाते हैं जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये तार का ओपन एंड भी हम ऐसे लगाने। इसके बाद बैटरी आ गई। बैटरी के बगैर हमारे पास पावर सप्लाई है, ये इसे कहते हैं पावर सप्लाई। तो इस पावर सप्लाई को जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसका अपना ऑन ऑफ स्विच होता है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो इस बैटरी को हम कैसे लगाते हैं कि इसका एक एंड इधर और ये बैटरी का पॉजिटिव है जो कि इधर आ रहा है, इसके साथ लगा दिया। और इसका जो दूसरा एंड है बैटरी, इस तार की थी, ये बैटरी का ये कनेक्शंस कर रहे हैं और इसका एक एंड ये है। तो ये है फिज़िकल डिस्प्ले। ये पावर सप्लाई हमारे लिए इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो इसको मेन 220 से लगा के ये पावर आ गई। ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी है और
ये गैल्वानोमीटर्स, अच्छा जब हमने स्विच ऑन करना है तो इसकी ये मैंने एक नॉब निकाली, मीन 2 ओम की रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई। जैसे ये लिखा पड़ा है कि 2 ओम फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस बॉक्स, तो 2 ओम की जो रेजिस्टेंस हमने निकाल ली ना, और ये पावर सप्लाई अगर ऑन है तो नाउ दिस इज़ रेडी कि हम इसकी रीडिंग लें। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि गैल्वानोमीटर्स को एक हाथ में पकड़ के इसके इस एंड के ऊपर आपने ये टच करनी है इस तार को, और ये गैल्वानोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसको यहाँ से उठा के दूसरे एंड के ऊपर आपने कनेक्ट करना है। तो ये इसको डिफ्लेक्शन जो है दैट मस्ट बी अपोजिट। तो ये सबसे पहला चेक है इस बात का कि हमारा सर्किट ठीक काम कर रहा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको बताया, स्लाइड करना है इस तार को, चाहे लेफ़्ट से राइट की तरफ ये स्लाइड कर रहे हैं हम ऐसे करके, जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी। अब जो हम राइट पे लेके आ रहे हैं, डिफ्लेक्शन कम होते होते किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आके डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाती है, और उसी को क्या कहते हैं, नल पॉइंट। लेट अस सपोज ये दिस इज़ वेरी अप्रॉक्सीमेटली 48 पॉइंट समथिंग है इसके, तो ये लेंथ L1 आ गई, और इधर जो बच गया 100 माइनस दैट ये L2 आ गया। तो ये हमारा लेंथ L1 L2 आ गया, ये R की वैल्यू 2 है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी और जवाब निकाला। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये 2 + 1 3 ओम निकाली, नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। फिर उसी तरह हमने स्लाइड करना है इसको प्रैक्टिकल दूसरी रीडिंग के लिए, कि जहाँ से हमने रखा इसको स्लाइड करते जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन कम होते होते ये लेट 50 के ऊपर आ गया, सपोज कर रहा हूँ 50 के ऊपर, तो लेंथ L1 भी 50, L2 भी 50, और जो रेजिस्टेंस होगी वो 3 ओम, एग्जैक्ट 3 ओम की वैल्यू आ जाएगी, हमारा जवाब आ गया। तो इस तरह अगली रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2 + 2 ये 1 को क्लोज कर देंगे, तो ये 2 + 2 4 हो गया, तो हमारे पास 4 ओम की भी ऑप्शन है। उसी तरह इस एंड से स्लाइड करते करते जहाँ भी नल पॉइंट आ गया वहाँ से हम लेंथ L1 और L2 नोट करके वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। और इसके बाद ये जो तार है इसका यहाँ निशान लगाएंगे, इधर निशान लगाएंगे, इसको खोल के मीटर रॉड से इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। और ये स्क्रू गेज है जी, इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं, स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसकी मदद से हमने क्या करना है, यहाँ इसको ये यहाँ रख के इसको ये हम क्लोज कर रहे हैं। ये इसने आवाज़ दे दी कि मुझे पढ़ लें, तो ये इसने सबसे पहले होता है लीनियर्स की रीडिंग, और उसके बाद लाइन कोइंसाइडिंग। तो लीनियर्स की रीडिंग इसकी 0.5 है और लाइन कोइंसाइडिंग 25 है, तो 25 इंटू डिस्काउंट इसकी होती है 0.01, यादा 0.5 + 0.25 0.75 मिलीमीटर जो है इसकी थिकनेस कहें, डाया कहें, तो ये वैल्यू आ गई। मुख्तलिफ रीडिंग 2-3 लेके उसका मीन निकालेंगे, उसका हाफ रेडियस आ गया। तो इस तरह ये रेडियस भी आ गया। अगर हमें गिवन है कि उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो लेंथ और इसका रेडियस निकाल के और उस फार्मूले में पुट करके आप इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। थैंक्स।